नमस्कार। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में पोर्टलैंड से अपने करीब के शहर सियाटल में जाने वाली एक छोटी सी फ्लाइट जिसमें करीब 36 लोग बैठे हुए टेक ऑफ करती है। और ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होने वाली थी, लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उन 36 लोगों के बीच एक हाईजैकर बैठा हुआ है, एक आदमी जिसने अपना नाम डीबी कूपर बताया है। एयर होस्टेसेस और पैसेंजर्स ने ये कंफर्म किया था कि वो आदमी देखने पर एक सिंपल सा बिजनेसमैन दिखाई देता था, जिसका हुलिया बताया गया कि उस आदमी ने एक बहुत ही अच्छा सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई लगाई हुई थी और उसकी उम्र बताई गई तकरीबन 40 साल। और वो जानबूझकर इस प्लेन में अपने लिए इस प्लेन की सबसे आखिरी रो में अपनी सीट रिजर्व करता है, सीट 18E। जैसे ये हवाई जहाज उड़ान भरता है और ऊपर जाकर स्टेबल होता है, ये अपने पास से गुजरने वाली एक एयर होस्टेस को अपने करीब बुलाता है। उस एयर होस्टेस का नाम होता है फ्लोरेंस शार्पनर। डीबी कूपर मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उस एयर होस्टेस को एक नोट पकड़ाता है। यहाँ पर शार्पनर जो है वो 23 साल की एक यंग और खूबसूरत एयर होस्टेस थी और आदमी लोग कई बार इस तरीके की हरकतें करते थे। तो शार्पनर ने इनिशियली इस चीज़ को बहुत लाइट लिया और उस नोट को मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में रखने लगी। और एयर होस्टेस की इस हरकत को देखते हुए कूपर ने उसे कहा कि मिस, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस घबराते हुए उस नोट को खोलती है जिसमें साफ हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। मतलब मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। एयर होस्टेस उस नोट को पढ़कर घबरा जाती है और चुपचाप उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसे कंफर्म नहीं था कि कूपर के पास सचमुच बॉम्ब है। तो कूपर इस चीज को कंफर्म करने के लिए अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसे बॉम्ब दिखाता है, जिसमें कुछ रेड कलर के सिलेंडर्स, कई सारे वायर्स और एक बड़ी सी बैटरी लगी हुई थी, जिसे देखकर एयर होस्टेस को ये कंफर्म हो गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक असली बॉम्ब है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस को सुनाने लगता है कि आज शाम 5 बजे से पहले मुझे कैश में $2 लाख चाहिए और सारा कैश एक अच्छे से लेदर बैग में रखकर उसे दिया जाए और साथ ही 2 आगे वाले और 2 पीछे वाले पैराशूट्स दिए जाए। और जब प्लेन सियाटल शहर में लैंड करने वाला हो तो वहां पर ऑलरेडी एक फ्यूल ट्रक खड़ा होना चाहिए जो फ्लाइट के लैंड होते ही उसे रिफ्यूल कर दे। और अगर इन सारी चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो पूरे हवाई जहाज को बॉम्ब से उड़ा देगा। प्लेन में बैठे हुए बाकी 35 पैसेंजर्स को अभी भी इस चीज़ की भनक नहीं थी कि उन लोगों के बीच एक हाईजैकर बैठा हुआ है, और एयर होस्टेस शार्पनर ये चाहती भी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग पैनिक कर जाते और प्लेन में अफरा तफरी मच जाती। तो चुपचाप से कूपर की साइड वाली सीट से उठकर कॉकपिट में जाती है और पायलट्स को कूपर का दिया हुआ नोट दिखाती है। इसी प्लेन में एक दूसरी एयर होस्टेस भी मौजूद थी जिसका नाम था टीना मकलॉय। उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो कूपर की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाए ताकि कूपर की हर हरकत पर उनकी नजर हो। और इन्हीं दोनों एयर होस्टेस की वजह से कूपर और कॉकपिट में बैठे पायलट्स के बीच में कांटेक्ट मेंटेन होता है। पायलट्स बिना देर किए यही सारी इंफॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पहुंचाती है और जल्द से जल्द उस एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को इन्फॉर्म किया जाता है। इस पूरे मुद्दे में उन्हें यहाँ पर डिसीजन मेकर बनाया जाता है और वो बहुत ही सही फैसला लेते हैं। उनका कहना था कि कूपर के साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट किया जाए ताकि बाकी 35 पैसेंजर्स, एयर होस्टेसेस और पायलट्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सके, और जो भी ये हाईजैकर हमसे मांग रहा है हम इसकी पूरी डिमांड्स फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड नायरोब जो है वो FBI के साथ मिलकर सियाटल के एक बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और बैंक से उन पैसों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और बैंक्स के पास ऐसी अर्जेंट सिचुएशंस के लिए अलग से एक पैसे का बंडल रखा होता है, और इस पैसे के बंडल की एक खासियत थी, उसका सीरियल नंबर। हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने के पीछे एक और बड़ा रीज़न था। डोनाल्ड नायरोब नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर मीडिया में फैले और पूरी दुनिया को इस हाईजैक के बारे में पता चले, क्योंकि इस चीज़ से उनके एयरलाइन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता था। और इसी मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार बैठे थे। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उस पैसे को बैंक से निकाल कर सियाटल एयरपोर्ट पर लाने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा था, और पोर्टलैंड से सियाटल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ आधे घंटे में कवर किया जाना था, यानी फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे में सियाटल पहुंचने वाली थी। तो FBI पायलट्स को सजेस्ट करती है कि इस प्लेन को सियाटल में लैंड करवाने की बजाय कुछ समय के लिए हवा में ही गोल गोल घुमाया जाए, जब तक पैसा बैंक से निकलकर एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाता।
और इसी चक्कर में ये आधे घंटे की फ्लाइट 3 से 3.5 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि इस फ्लाइट में आखिर हो क्या रहा है, और उसी समय पायलट्स एक अनाउंसमेंट करते हुए पैसेंजर्स को बताते हैं कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से थोड़ा लेट लैंड करेंगे, और पैसेंजर्स इस बात को मान भी लेते हैं। देन फाइनली शाम को 5:46 पर यह फ्लाइट लैंड करती है सियाटल एयरपोर्ट पर, और कूपर पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेन टर्मिनल से थोड़ा दूर फ्लाइट को लैंड किया जाए ताकि उसके करीब FBI या फिर पुलिस ना आ सके। और उसी की शर्त के मुताबिक वहां पर ऑलरेडी एक फ्यूल ट्रक खड़ा हुआ होता है और एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव एक गाड़ी लेकर आता है जिसमें पैसे और 4 पैराशूट्स रखे हुए होते हैं। जब चारों पैराशूट्स और $2 लाख से भरा हुआ बैग कूपर को सेफली दे दिया गया तो तभी जाके उसने इजाजत दी कि सारे पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स इस प्लेन से सेफली बाहर जा सकते हैं। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि टीना मकलॉय और दोनों पायलट्स इसी प्लेन में रहेंगे। टीना मकलॉय वही एयर होस्टेस थी जो अभी तक इस सिचुएशन को कंट्रोल करती हुई आई थी। कूपर के प्लान के अनुसार इस हवाई जहाज को वापस से रिफ्यूल किया जाता है और यह हवाई जहाज वापस से टेक ऑफ करता है, और इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स, टीना और कूपर बैठा हुआ है। कूपर टीना के थ्रू पायलट्स को फिर से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है, क्योंकि कूपर ने सब कुछ प्री प्लान कर रखा था कि कहां जाना है, प्लेन को किस एल्टीट्यूड पर उड़ाना है और किस रफ्तार से उड़ाना है। वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि प्लेन को इस बार मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए और प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। प्लेन की विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड को जितना धीमा रखा जा सकता है उतना धीमा रखा जाए। देन पायलट्स टीना के थ्रू कूपर को इन्फॉर्म करते हैं कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्लेन उड़ाएंगे तो हम मैक्सिको कभी पहुंच नहीं पाएंगे और रास्ते में ही हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन कूपर एक हाईजैकर था और उसे इस चीज की कोई चिंता नहीं थी। कूपर स्ट्रिक्टली उन्हें कहता है कि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उसी के बेसिस पर प्लेन को उड़ाओगे। अब इसके आगे की कहानी एकदम अनबिलीवेबल है और देखने पे ऐसे लगता है कि एक फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा है। कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में पायलट्स के पास चले जाए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दे, और पैसेंजर वाले हिस्से में कूपर इकलौता ऐसा आदमी था जो वहां पर मौजूद था। देन ये अपने पैराशूट्स निकालता है और प्लेन से कूदने की तैयारी करता है। कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में हलचल मच जाती है और रेड लाइट शुरू हो जाती है, जिससे पायलट्स को पता चलता है कि प्लेन के पीछे के स्टेयरकेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। उस समय के प्लेन्स की बनावट ही कुछ ऐसी होती थी जहां पर स्टेयरकेस पीछे की तरफ लगा हुआ होता था। आप इन फोटोज को गौर से देखिए, आपको इन फोटोज से अंदाजा होगा कि उस समय स्टेयरकेस कहां पर लगा होता था। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और अपने पैसे का बैग और पैराशूट्स के साथ इस प्लेन से कूद गया। किसी ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो नहीं, क्योंकि पायलट्स और एयर होस्टेस तीनों ही कॉकपिट में बंद थे और उस समय के प्लेन के दरवाजों में रिंग नहीं होती थी जिससे दरवाजे के आर पार देखा जा सके। लेकिन रात के 8:13 पर पायलट्स प्लेन के पीछे वाले हिस्से में एक छोटा सा और हल्का सा झटका महसूस करते हैं, जिससे उन लोगों को समझ आ गया कि शायद कूपर इस प्लेन से कूद चुका है। प्लेन थोड़ा सा टर्बुलेंस फेस करता है, लेकिन पायलट्स उसे संभाल लेते हैं और इसके बाद इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि नेवाड़ा के रेनो शहर में इन्हें इस प्लेन को लैंड करना है। जैसे ही प्लेन लैंड करता है वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। पुलिस प्लेन के अंदर घुसती है और इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहां पर कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को वहां पर सिर्फ कूपर की पी हुई सिगरेट्स और एक टाई मिलती है जिसमें एक क्लिप लगा हुआ था, और उसे दिए हुए 4 पैराशूट्स में से 2 पैराशूट्स के फटे हुए टुकड़े मिलते हैं, और इन्हीं पैराशूट्स को फाड़कर कूपर ने यूज किया था अपने पैसे के बैग को सेफ रखने के लिए। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें 66 अलग अलग तरीके के अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स ना ही किसी पैसेंजर के होते हैं, ना ही किसी एयर होस्टेस के और ना ही पायलट्स के। लेकिन कूपर अपने साथ वो बॉम्ब वाला ब्रीफकेस, पैराशूट्स और पैसे का बैग लेकर गायब हो चुका था, और उसी रात से FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि FBI की ये इन्वेस्टिगेशन लगभग 45 से 50 सालों तक चलती है और फाइनली जाकर 2016 में इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाता है। दुनिया के इतिहास का आज तक का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया, और इसे FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर कूपर था कौन, वो आया कहां से था और चला कहां गया? क्या वो उस प्लेन से कूदकर जिंदा बच पाया,
आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस पूरे इंसिडेंस में आपने दो चीजें नोटिस जरूर की होगी। सबसे पहला तो ये कि इस पूरे हाईजैक में ना ही किसी को चोट पहुंची, ना ही किसी की जान ली गई, और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा इंसिडेंस खत्म हो गया, लेकिन वहां पर बैठे हुए पैसेंजर्स को ये भनक तक नहीं लगी कि उन लोगों के बीच क्या हो रहा है। और यहीं पर इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है हमारी सुपर हीरो टीना मकलो को, जिसने शुरुआत से आखिरी तक ये चीज इंश्योर की थी कि सारे पैसेंजर सेफ रहे और डीबी कूपर अपना काम एकदम शांति के साथ करता रहे और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी चीज को नोटिस करते हुए उस प्लेन के पायलट ने बाद में कहा, शी वाज सो काम एंड कूल एंड कलेक्टेड। मतलब उसका कहना था कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई और इंसान अगर टीना मैकलो की जगह होता तो वो इस सिचुएशन को इससे बेटर तरीके से हैंडल कर पाता। अब चलिए इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ। उस इंसान का असली नाम डीबी कूपर था ही नहीं। जिस वक्त उसने अपनी टिकट्स करवाई थी उस समय उसने अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये डैन कूपर अचानक से डीबी कूपर कैसे बन गया। DB Cooper's ticket. You can see in the name of और पूरी दुनिया और FBI भी इसे डीबी कूपर के नाम से ही क्यों बुलाती है, इसके पीछे गलती निकल कर आती है एक न्यूज चैनल की। उस मीडिया हाउस में एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग नाम से, जो अपनी न्यूज रिपोर्टिंग की डेडलाइन को मिस करने वाले थे। तो हड़बड़ाहट में अपने एक रिसोर्स से बात करते हुए उन्होंने इस डैन कूपर को डीबी कूपर सुन लिया। और आपको जानकर हैरानी होंगी, वो रिसोर्स कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था, जिसने साफ साफ ये कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है। लेकिन हड़बड़ाहट में जेम्स लॉन्ग ने उसे डीबी कूपर सुन लिया और वही सारी चीजें उन्होंने अपनी खबरों में सुना दी। और ये न्यूज़ इतनी फेमस होती है कि और भी सारे मीडिया हाउसेस और न्यूज़ चैनल्स इस रिपोर्ट को सुनते हैं और यही नाम हर जगह छप जाता है। तो कुछ इस तरीके से ही हमारे हाईजैकर का नाम बदल गया। लेकिन एक बात सोच कर देखिए कि कोई इंसान अगर प्लेन को हाईजैक करने जा रहा हो तो क्या वो अपना सच में असली नाम बताएगा? ये बात बड़ी ही ऑब्वियस है कि उसने अपना डैन कूपर नाम भी गलत ही बताया होगा। FBI की एक इनिशियल रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जब कूपर ने उस प्लेन से जंप किया तब उसने सारा कैश अपनी बॉडी पर रोल कर लपेट लिया था और उसके लिए उसने उसी फटे हुए पैराशूट के टुकड़ों को यूज किया था। और उस पूरे कैश का वजन अगर काउंट किया जाए तो वो लगभग 10 किलो था। फिर भी कूपर के पास अभी भी 2 पैराशूट्स मौजूद थे और पुलिस को ये साफ साफ अंदाजा था कि कूपर ने किस इलाके में छलांग लगाई। और FBI ने इसे कंफर्म भी किया कि वॉशिंगटन के साउथ वेस्ट एरिया के जंगल में ही डीबी कूपर ने छलांग लगाई होगी। लेकिन वो जंगल कोई नॉर्मल जंगल नहीं था। नीचे मौजूद थे कई बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट, बड़े बड़े कैनियंस और बड़ी बड़ी नदियां। और इस इलाके की एक खास बात थी कि यहाँ पर भालू पाए जाते थे। इसका मतलब है कि कूपर अगर इस जंगल में सही सलामत उतर भी गया तो जंगली जानवरों के हाथों उसका मारा जाना तय था। और इसीलिए शुरुआत में ही इन्वेस्टिगेटर्स ने कह दिया था कि कोई चांस ही नहीं है कि डीबी कूपर जिंदा बच पाया होगा, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना, वो भी रात के समय, वो भी ऐसे मौसम में जहां एकदम तेज रफ्तार तूफान चल रहा हो, ना ही खुला आसमान ना ही कोई रोशनी, उसके सामने था तो सिर्फ एक घना जंगल। दूसरा, इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया कि कूपर ने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे थे, सूट, शर्ट, पैंट और शूज, ये सब के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना, वो भी बारिश के समय, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जिंदा जमीन पे लैंड कर गया होगा। और जिस वक्त कूपर ने छलांग लगाई उस समय हवा की रफ्तार जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 320 किलोमीटर पर आवर की हवा की तेज रफ्तार में कोई इंसान अगर 10,000 फीट से छलांग लगा दे तो क्या आपको लगता है वो सही सलामत जमीन पे उतर पाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां मौजूद ठंडे पानी की प्रॉब्लम, यानी कि अगर सही सलामत कूपर किसी नदी में भी उतर जाता है तो वो तुरंत ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में तापमान माइनस में चला जाता है। और उससे भी बड़ी बात, अगर वो सरवाइव कर भी ले तो उसने अपनी बॉडी पर जो पैसा बांधा हुआ था उसके वजन की वजह से वो नदी में डूबकर मारा जाना चाहिए।
अब इतने डिटेल रिसर्च के बावजूद कई सारे ऐसी चीजें बाद में बाहर निकल कर आई जिसकी वजह से ये मानने पर हमें मजबूर होना पड़ता है कि डीबी कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया था। और ये कारण जानकर आप लोग हैरान होने वाले हो, क्योंकि कूपर के इस इंसिडेंस के बाद कई सारे ऐसे सेम इंसिडेंसेस होने लगे। जब कूपर की ये हाईजैकिंग की तरकीब पूरे दुनिया भर में फैली तो कई सारे हाईजैकर्स ने सेम तरीके को यूज करना शुरू कर दिया हाईजैकिंग करने के लिए, और ऑलमोस्ट हर हाईजैकर इस जंप को सरवाइव कर गया। कहा जाता है कि लगभग 5 से 6 लोगों ने सेम कॉपी कैट हाईजैकिंग की थी और वो सारे इस जंप को सरवाइव कर गए थे, जिसमें से एक इंसान का नाम निकल कर आता है मार्टिन मैकलैंडी, जिन्होंने सेम डीबी कूपर की तरह इस तरकीब को इस्तेमाल किया और सरवाइव भी कर गए। ये भी सूट बूट पहनकर प्लेन में एंटर करते हैं और रैंसम अमाउंट $5 लाख मांगते हैं, और वही कूपर की तरह 4 पैराशूट्स और सेम उसी तरीके से उस प्लेन से जंप कर देते हैं और सेफली जमीन पर लैंड करते हैं। और ये चीज आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब मैकनेली ने जंप की उस समय हवा की रफ्तार लगभग 400 से 500 किलोमीटर पर आवर्स की थी, और ये दुगनी स्पीड थी कूपर वाली जंप के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मैकनेली इस जंप को सरवाइव कर गए सिर्फ एक पैराशूट के भरोसे। दूसरा हाईजैक किया गया रिचर्ड लापॉइंट के द्वारा 1972 में, और उन्होंने जनवरी के सर्द महीने में प्लेन से छलांग मारी और सेफली स्नो में लैंड कर गए। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, और इसीलिए हमें आज इन लोगों की कहानियां पता है। और इन्हीं लोगों को देखते हुए FBI ने यह सोचा कि अगर कूपर से भी ज्यादा बदतरीन हालात में अगर ये लोग कूदकर सरवाइव कर सकते हैं तो उस रात कूपर भी सरवाइव कर गया होगा। और इस चीज को साबित करने के लिए एक और चीज हमारे सामने आती है कि जब टीना मकलो ने वो 4 पैराशूट्स उठाकर डीबी कूपर को दिए थे और उन्हीं पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस बता रही थी, तब कूपर ने उससे कहा था कि मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पैराशूट यूज करना आता है। और अब जब FBI को ये यकीन हो गया कि कूपर जिंदा हो सकता है तो अब उनका काम था उस जगह को एनालाइज करना और इन्वेस्टिगेट करना जिस जगह पर कूपर ने लैंडिंग की होगी। एक्चुअली में इन्वेस्टिगेटर्स ने उसी रात से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी जिस रात कूपर ने प्लेन से जंप लगाई थी, लेकिन और वो लोग सर्च कर रहे थे कि कहीं उन्हें सिर्फ $20 का बिल, किसी पैराशूट का टुकड़ा या फिर डीबी कूपर की कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे साबित हो सके कि वो जिंदा है। लेकिन अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पैसे की एक खास बात थी, इसका सीरियल नंबर, और इसमें एक और खास बात थी कि ये सारे बिल्स $20 के बिल थे। और इन सारे नोट्स पर जो सारे सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे बैंक ने उन्हें ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा था, ताकि इन फ्यूचर अगर इस पैसे को कहीं पर यूज किया गया तो हाईजैकर को पकड़ा जा सके। और बैंक ने किया भी वैसे ही। इन सारे सीरियल नंबर की लिस्ट को पूरे देश में सारी बैंक्स में, सारे बिजनेसमैन में और सारी छोटी मोटी दुकानों तक में बांट दिया गया, और सभी से कहा गया कि अगर उनके यहाँ पर कोई ये $20 के बिल लेकर आता है तो उन्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि किस एरिया को ड्रॉ किया जाए कूपर को ढूंढने के लिए, क्योंकि इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए पुलिस को कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसे उस रात अंधेरा कितना था, हवा की स्पीड क्या थी और हवा उस पैराशूट को किस तरफ बहाकर ले गई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी उस प्लेन की जब कूपर ने 8:13 पर उस प्लेन से छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद पैराशूट को किस वक्त खोला गया होगा। इसी से यह पता चल सकता था कि किन किन डायरेक्शंस में वो पैराशूट कूपर को ले गया होगा। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भरोसा था कि कहीं ना कहीं वो वॉशिंगटन में लेक मर्विन के आसपास ही लैंड किया होगा। FBI ने इसी चीज को देखते हुए एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया, जहां पर सेम प्लेन को दोबारा से उड़ाया गया और उस रात एक पैराशूट के साथ एक बक्से को बांधा गया, उसी वेट के मेजरमेंट के हिसाब से जितना कूपर का था, और ये देखा गया कि आखिर वो किस जगह पर लैंड करता है। और इसी के चलते डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर दिया गया। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स उस एरिया के हर घर का दरवाजा खटखटाते और उन लोगों से पूछते कि उन्होंने डीबी कूपर को देखा है या नहीं। लोग कूपर को पकड़ने के लिए इतने उतावले हो गए कि एक कंपनी ने अपनी सबमरीन लगा दी डीबी कूपर की लाश ढूंढने के लिए, जो लेक मर्विन के 200 फीट नीचे जाकर किसी की लाश ढूंढ रही हो। वो लोग चाहते थे या तो किसी की बॉडी मिले, या तो पैराशूट के कोई टुकड़े मिल जाए, या फिर एटलीस्ट वो $20 के बिल ही मिल जाए, जिससे उन्हें यह अंदाजा लगाने में आसानी हो जाए कि डीबी कूपर जिंदा है या फिर नहीं।
लेकिन इतनी मेहनत और मशक्कत के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब के बाद FBI ने एक बड़ा डिसीजन लिया और जो भी नोट्स पर सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे उन्हें लोकल अखबारों में छपवा दिया और लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि अगर कोई भी उनके पास ये $20 का बिल लेकर आता है तो वो जल्द से जल्द पुलिस या फिर FBI को इन्फॉर्म करे। और साथ ही साथ ये भी खबर छापी कि जो भी पहला इंसान इस $20 के बिल को हमारे पास लेकर आएगा उसे हम $1000 का इनाम देंगे। FBI का यह ऑफर लगभग 3 साल तक चलता रहा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक भी नोट नहीं मिला। चलिए अब चलते हैं 1979 में, जब इस हादसे को हुए 8 साल बीत चुके थे। अचानक से एक शाम FBI के पास एक कॉल आता है और उस कॉल की दूसरी तरफ होता है एक पायलट और उसका नाम था टॉम बोहन और ये पायलट कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए काम करता था। उस रात जब हाईजैक हुआ तो उस प्लेन से 4000 फीट ऊपर और सिर्फ 4 मिनट पीछे ये प्लेन उड़ा रहा था। और उस पायलट का ये कहना था कि उस रात जो तूफान आया था उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके का तूफान कभी नहीं देखा। उन्होंने FBI को बताया कि वो जिस जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लगभग 80 डिग्री से गलत है। चूंकि वो उस रात प्लेन उड़ा रहे थे तो उन्हें उस रात के माहौल का बेहतर अंदाजा था और उन्हें इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि कूपर किस जगह पर लैंड किया होगा। उन्होंने FBI को बताया कि एक्चुअली में उन्हें वॉशुगल रिवर के ड्रेनेज एरिया के पास में अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और कुछ ही महीनों बाद उनका शक सही साबित होता है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे $20 के कुछ बिल पड़े हुए मिलते हैं। ये सारे बिल्स $20 के थे और कुछ गड्डियों पर रबर बैंड लगा हुआ था। जैसे ही पुलिस और FBI ने इन नोट्स को देखा तो तुरंत ही इस चीज को कंफर्म कर लिया कि ये वही नोट्स है जो कुछ साल पहले कूपर को दिए गए थे। और उसी जगह के आसपास दोबारा से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता और जो नोट्स इन्हें मिली थी वो भी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। और टोटल जो नोट मिली थी वो सिर्फ $5800 ही थे। और टॉम का जो अंदाजा था कि कूपर इसी एरिया में लैंड किया होगा वो सच साबित हो जाता है। जब कुछ महीने और इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद FBI के हाथों कुछ नहीं लगा तो FBI ने यह मानना शुरू कर दिया कि कूपर उस रात इसी नदी के ठंडे पानी में डूबकर मारा गया होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस बीच कि जो नोटों का बंडल जिस बच्चे को मिला था उसी बच्चे को कुछ पोर्शन FBI के द्वारा दे दिया गया। और जब वो 8 साल का बच्चा बड़ा हो गया तो 2008 में उसी ने इन 15 नोटों को ऑक्शन में बेचा, जिसमें उसने इन $20 को $37,000 में बेचा। क्योंकि कूपर का केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग उन नोटों को पाने के लिए पागल हुए जा रहे थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मेन पड़ाव पर कि ठीक है, कूपर का उस रात कूदने के बाद जो भी हाल हुआ हो, लेकिन कूपर एक्चुअली में था कौन? कुछ तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी एयरपोर्ट के पास कि ये बंदा कहां से आया था और कहां जा रहा था और उसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन FBI के पास इन सवालों के जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कूपर के द्वारा छोड़े गए फटे हुए पैराशूट्स के टुकड़े, एक टाई और टाई क्लिप थी। इन्वेस्टिगेशन के पहले ही साल में FBI ने पैसेंजर्स और एयर होस्टेस से पूछकर एक कूपर का रफ स्केच तैयार किया था, ये पता करने के लिए कि कूपर एक्चुअली में दिखता कैसा था। जो पहला स्केच निकलकर सामने आया 28 नवंबर 1971 को वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। लेकिन एयर होस्टेस शार्पनर और कई सारे पैसेंजर्स ने कहा कि ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस आदमी का जो कूपर बनकर प्लेन में चढ़ा था। और FBI को एक नया स्केच बनाने के लिए 1 और साल का समय लग गया और उसे भी लेकर कहा गया कि ये ज्यादा एक्यूरेट स्केच नहीं है। लेकिन 2 नवंबर 1973 को FBI ने अपना फाइनल स्केच रिवील किया और उसी स्केच को देखते हुए टीना मैकलॉय ने कहा कि ये इमेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और इस स्केच को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि हाँ, कूपर बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देता था। इस स्केच का मतलब था कि अब कूपर का असली चेहरा इस दुनिया के सामने आ चुका था और हजारों लोग नई नई थ्योरीज बनाने लगे कूपर की आइडेंटिटीज को लेकर। लैरी कार, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 तक इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड किया था, उनका मानना था कि कूपर एक एयरक्राफ्ट में कार्गो लोडर का काम किया करता होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को पैराशूट यूज करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इवन प्लेन की सीढ़ियां कहां से खुलती है ये सब चीजें भी उन्हें पता होती है। और इसी सारी सस्पेक्ट थ्योरीज को मिलाकर FBI ने 800 लोगों की एक लिस्ट बनाई। 800 ऐसे लोग जिनमें से कोई एक DB कूपर हो सकता है।
लेकिन उन 800 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को ही सीरियसली कंसीडर किया गया। इसमें से एक इंसान की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक आदमी था रिचर्ड मैकॉय, और कूपर की स्केच और इस आदमी की फोटो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा मिलता जुलता है। और रिचर्ड मैकॉय वियतनाम वॉर के एक आर्मी वेटरन रह चुके थे। कूपर के हाईजैक के करीब 5 महीने बाद इन्होंने सेम कूपर वाले स्टाइल में ही एक प्लेन को हाईजैक किया, और प्लेन था बोइंग 727, और इन्होंने डिमांड किया था $5 लाख और 4 पैराशूट्स। पैसे मिलते ही प्लेन को वापस टेक ऑफ करवा कर ये तुरंत ही प्लेन के पीछे वाले हिस्से से कूद गए थे। लेकिन इनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि FBI ने सिर्फ 2 दिन के अंदर इन्हें ढूंढ निकाला। 45 साल की इन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है, और FBI इन्हें ही असली DB कूपर कंसिडर कर लेती है। और FBI ये मान लेती है कि इसी ने दूसरी बार अटेम्प्ट किया था प्लेन को हाईजैक करने का, लेकिन इस बार ये पकड़ा गया। और इसी चीज को देखते हुए 1991 में एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम होता है DB कूपर द रियल मैकॉय, और इसके राइटर थे एक फॉर्मल FBI एजेंट रसल कलामे। इस किताब में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि मैकॉय के परिवार को जब वो टाई और क्लिप दिखाई गई तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ, ये मैकॉय के ही है। लेकिन मैकॉय से जब जेल के अंदर ये पूछा गया कि क्या वो ही असली DB कूपर है, तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट और डिनाई दोनों करने से इनकार कर दिया। यानी कि वो ना ही एक्सेप्ट करेगा कि वो DB कूपर है, ना ही वो इस चीज को डिनाई कर रहा है कि वो ही DB कूपर था। जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद मैकॉय जेल ब्रेक का अटेम्प्ट करता है, और इसमें हुई फायरिंग में उसको मार गिराया जाता है। अब ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, असली DB कूपर मारा गया। लेकिन हमारी कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि FBI आज के दिन भी मैकॉय को असली वाला DB कूपर कंसिडर ही नहीं करता। क्योंकि FBI की इन्वेस्टिगेशन में यह चीज पता चली कि जिस रात कूपर ने हाईजैकिंग की थी, उस रात मैकॉय लास वेगास में था, और उसके परिवार वालों ने कंफर्म किया कि हाँ, ये उस रात अपने परिवार के साथ ही मौजूद था। और जब इस चीज का प्रूफ हमारे पास मौजूद है तो ये बिल्कुल साफ बात हो जाती है कि मैकॉय असली DB कूपर नहीं था। तो फाइनली कोई नहीं जानता कि DB कूपर कौन था, कहां से आया था, और पता नहीं कहां चला गया। ये कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या उस रात जब कूपर ने उस प्लेन से छलांग लगाई तो क्या वो सरवाइव कर गया होगा? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।